हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पार्ट 2। आज का लेक्चर मेनली फोकस्ड होगा इन फैक्टर कैलकुलेशन पे। तो कैसे हम इन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे एसिड के केस में, बेस के केस में, सॉल्ट के केस में एंड रेडॉक्स रिएक्शन के केस में। देखो, इन फैक्टर कैलकुलेशन, सबसे पहले इस इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का जरूरत कहां पड़ा? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का जरूरत वहां पे है जहां पे रिएक्शन को हम बिना बैलेंस किए हुए हम रिएक्शन रिलेटेड कैलकुलेशंस करना चाहते हैं। बिना बैलेंस किए मतलब बिना बैलेंस किए कहां हम कैलकुलेशन करना चाहेंगे? जहां बैलेंसिंग टफ होगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में भी एक लफड़ा है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में भी एक लफड़ा है कि एन फैक्टर पता होना चाहिए, जबकि रिएक्शन बैलेंस कर दें तो एन फैक्टर का जरूरत नहीं है। तो हमारा कोशिश होगा कि उन रिएक्शंस में जिसको बैलेंस करना टफ होता है वहां पे हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और जहां पे रिएक्शन को बैलेंस करना आसान होता है वहां पे हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, हम रिएक्शन को सिंपली बैलेंस करके कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है? तो कहां पे रिएक्शन को बैलेंस करना आसान होता है और कहां रिएक्शन बैलेंस करना आसान नहीं होता है? कोई एसिड बेस रिएक्शन है जिसमें कोई रेडॉक्स चेंज नहीं हो रहा है। एसिड बेस रिएक्शन में जनरली रेडॉक्स चेंज नहीं होता, जनरली क्या एसिड बेस रिएक्शन में रेडॉक्स चेंज नहीं होता है। तो अगर एसिड बेस रिएक्शन है तो वहां पे हम उसको बड़े आराम से बैलेंस कर सकते हैं, जैसे जैसे HCl प्लस NaOH गिव्स आउट NaCl प्लस H2। इसको बैलेंस करने में कोई लफड़ा नहीं है, हीट एंड ट्रायल से तुरंत बैलेंस हो जाएगा। H2SO4 प्लस NaOH गिव्स आउट सोडियम सल्फेट प्लस H2O। इसको बैलेंस करने में कोई लफड़ा नहीं है, हीट एंड ट्रायल यूज करो तुरंत बैलेंस हो जाएगा। तो एसिड बेस रिएक्शन में हमारा कोशिश होगा कि बैलेंस करके कैलकुलेशन करें, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर उसमें एन फैक्टर का लफड़ा आएगा। बैलेंस करना किसको टफ या नॉर्मल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, 9th में पढ़े होंगे, और वो रेडॉक्स नहीं है अगर, तब भी उसको हीट एंड ट्रायल से बैलेंस करो। बैलेंस करने में प्रॉब्लम कहां आता था? रेडॉक्स रिएक्शन में। तो कहां पे हम बैलेंस करने से बचना चाहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन में। इसका मतलब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट मेनली हमारा कहां यूज होगा? रेडॉक्स रिएक्शन में। एसिड बेस रिएक्शन में या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो रेडॉक्स ना हो उसमें सिंपली बैलेंस कर दो, बैलेंस करके कैलकुलेशन कर लो, ज्यादा बढ़िया है। रेडॉक्स में मेनली जरूरत है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का, क्योंकि रेडॉक्स में तुमको बैलेंस करना पड़ेगा और बैलेंस करने में टाइम लगेगा। उस टाइम से बचने के लिए तुम यूज कर सकते हो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। चलो, इसमें थोड़ा सा एन फैक्टर भी जानना पड़ेगा, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो ठीक है, वो जानेंगे। लेकिन हमारा मेन प्रायोरिटी होगा हर जगह पे कि रिएक्शन को बैलेंस करके कैलकुलेशन करें, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज ना करें। लेकिन जहां पे अब बात है कि बैलेंसिंग जहां आसान होगा वहां पे बैलेंस कर लेंगे, और जहां पे लगेगा बैलेंस करने में यार टाइम लगेगा या ज्यादा दिक्कत है तो वहां पे बिना बैलेंस किए हुए इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखो, बैलेंसिंग के बाद जो कॉफिशिएंट आता है और रेडॉक्स बैलेंसिंग के बाद जो कॉफिशिएंट आता है और एन फैक्टर, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था, एन फैक्टर का रेशियो कोएफिशिएंट के रेशियो के रेसिप्रोकल होता है। तो जब हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो एन फैक्टर यूज होता है, और जब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट नहीं यूज करते हैं, बैलेंस करके कैलकुलेशन करते हैं, तो वहां पे कोएफिशिएंट यूज होता है। तो कहीं ना कहीं ये कोएफिशिएंट और एन फैक्टर लिंक्ड है, तो एक जगह कोएफिशिएंट यूज होता है और एक जगह एन फैक्टर यूज होता है। तो जब हम बैलेंस नहीं करेंगे तो एन फैक्टर यूज होगा, और जब बैलेंस करके कैलकुलेशन करेंगे तो कोएफिशिएंट्स यूज होगा। ठीक है? तो देखते हैं एसिड के केस में कैसे एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, बेस के केस में, सॉल्ट के केस में और रेडॉक्स रिएक्शन के केस में कैसे एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। एन फैक्टर एक ही चीज, जैसे देखो, अगर कोई एसिड का केस देख लेते हैं, पहले एसिड का केस देख लेते हैं। एसिड का होता है बेसिसिटी।
बेसिसिटी क्या होता है? बेसिसिटी बोलते हैं किसी एसिड में H प्लस रिप्लेस करने का टेंडेंसी होता है। तो जितना मैक्सिमम रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो होता है ना, वही होता है एसिडिटी, सॉरी बेसिसिटी ऑफ एसिड। एसिड के केस में बेसिसिटी होता है और बेस के केस में एसिडिटी होता है। तो अगर तुमसे बोला जाए HCl एक एसिड है, ध्यान देना, HCl एक एसिड है, तो इसका बेसिसिटी क्या होगा? HCl से कितना H प्लस निकलता है? 1 मोल HCl होगा तो कितना मोल H प्लस निकलेगा? 1 मोल H प्लस निकलेगा। या 1 मोलेकुल HCl का होगा तो कितना H प्लस निकलेगा? 1 HCl निकलेगा। तो इसका बेसिसिटी 1 हुआ। अगर हम H2SO4 की बात, अच्छा HBr की बात करें, इसका बेसिसिटी क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि इससे भी एक ही H प्लस निकलेगा। अगर हम H2SO4 की बात करें या HNO3 की बात करें तो इसका बेसिसिटी क्या होगा? 1। अगर HNO2 की बात करें तो इसका बेसिसिटी क्या होगा? 1। इसमें भी एक ही हाइड्रोजन है जो रिप्लेस होता है। अगर हम H2SO4 की बात करें तो इसका बेसिसिटी क्या होगा? 2। इसमें 2 हाइड्रोजन है जो रिप्लेस होता है। अगर हम बात करें H2SO3 का तो इसका भी बेसिसिटी 2 होता है। अगर हम बात करें H3PO4 का तो इसका बेसिसिटी 3 होता है। H3PO3 का इसका बेसिसिटी 2 होता है और H3PO2 का तो इसका बेसिसिटी 1 होता है। ये कैसे पता चला? ये तो सर समझ आया मेरे को, इसमें एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये भी समझ आया, ये भी समझ आया, ये भी समझ आया, बट ये भी देखो H2SO4 का जब स्ट्रक्चर देखेंगे अगर, तो देखो H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये होता है। और एसिड के केस में ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन लगा होता है जनरली वो रिलीज होता है। तो इसमें H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से लगा हुआ है, तो यहां से दोनों हाइड्रोजन रिलीज होगा, बन क्या जाएगा? H डबल बॉन्ड O माइनस प्लस 2H प्लस। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1 मोल H2SO4 2 मोल हाइड्रोजन रिलीज करता है। इसका मतलब अच्छा 1 मोल H2SO4 मैक्सिमम 2 मोल हाइड्रोजन रिलीज करेगा। इसका मतलब H2SO4 का बेसिसिटी क्या हुआ? 2 हुआ। इसी तरह से H2SO3 की बात करें, सॉरी ये H2SO4 नहीं है भाई, ये तो गलत हमने स्ट्रक्चर बना दिया। बेसिकली H2SO4 ये है, और इस केस में इससे निकलेगा वही जो अभी सब कुछ बोला था। 1 मोल H2SO4 से 2 मोल H प्लस निकलेगा, मतलब इसका बेसिसिटी 2 हुआ। इसी तरह से अगर H2SO3 की बात करें तो H2SO3 का स्ट्रक्चर होता है अभी जो बनाया था ये। इससे कितना मोल हाइड्रोजन निकल सकता है? मैक्सिमम 2 मोल हाइड्रोजन निकल सकता है अगर H2SO3 का 1 मोल हो तो, क्योंकि वो ऑक्सीजन निकलता है वो हाइड्रोजन निकलता है जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है। तो इसका बेसिसिटी भी कितना होगा? 2। H3PO4 की बात करें, 3 हाइड्रोजन इसमें दिख रहा है, बट देख लेते हैं क्या तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है? H3PO4 का ये स्ट्रक्चर है, इसमें तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है। इसका मतलब H3PO4 से मैक्सिमम 1 मोल H3PO4 से मैक्सिमम 3 मोल हाइड्रोजन निकल सकता है, इसलिए H3PO4 का बेसिसिटी कितना हुआ? 3 हुआ। H3PO3 का बेसिसिटी क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। H3PO3 P डबल बॉन्ड OH। ध्यान देना, ऐसे भ्रम में मत रहना कि यहां 3H है तो तीनों निकलेगा। जब इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो 2H है जो ऑक्सीजन से जुड़ा है और 1H है जो डायरेक्ट फास्फोरस से जुड़ा है। वो हाइड्रोजन निकलता है एसिड के केस में जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, मतलब इसमें से
3 से मैक्सिमम 1 मोल अगर H3PO3 है तो मैक्सिमम 2 मोल हाइड्रोजन निकल सकता है। ये 3 देख के 3 आंसर मत कर देना। तो इसका बेसिसिटी कितना हुआ? 2 हुआ इसका बेसिसिटी। इसी तरह H3PO2 की बात करें तो H3PO2 का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे फास्फोरस डबल बॉन्ड O OH H इसके 1 मोल से 1 ही मोल H+ निकलेगा। यहां 3 हाइड्रोजन जरूर है बट हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ 1 ही है, और वो हाइड्रोजन निकलता है जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है एसिड के केस में। इनफैक्ट ऑक्सी एसिड के केस में 2 तरह का एसिड होता है, एक होता है ऑक्सी एसिड, एक हाइड्रा एसिड। तो ये सब हाइड्रा एसिड के कैटेगरी में है और ये सब ऑक्सी एसिड के कैटेगरी में है। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही मैक्सिमम ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही निकल सकता है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जरूर है बट 2 तो फास्फोरस से जुड़ा है, 1 ही है जो ऑक्सीजन से जुड़ा है। इसका मतलब है इस एसिड का बेसिसिटी 1 होगा। बट तुमको लग रहा होगा कि सर आप एन फैक्टर बता रहे हैं और यहां पे बेसिसिटी की बात कर रहे हैं, तो इस पे हम बोलते हैं कुछ। लेकिन पहले ये समझो कि अब तुमको लग रहा होगा सर ये स्ट्रक्चर पता रहेगा तब ना, फिर स्ट्रक्चर का ही बात आ गया ना, इसलिए स्ट्रक्चर जानना जरूरी है और स्ट्रक्चर हम पढ़ाएंगे जब केमिकल बॉन्डिंग बताएंगे तो। बट अभी जो कुछ बताया उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहां जो दिख रहा है H एक वहीं बेसिसिटी है, 1 H बेसिसिटी, 1 H बेसिसिटी, 1 H बेसिसिटी, 2 H दिख रहा है बेसिसिटी भी 2, 2 H दिख रहा है बेसिसिटी भी 2, 3 H दिख रहा है बेसिसिटी भी 3, बट 3 H दिख रहा है बट बेसिसिटी 2, 3 H दिख रहा है बेसिसिटी 1। मतलब ये दोनों पे नजर रखना, लंबे टाइम में तो याद हो जाएगा स्ट्रक्चर जब पता हो जाएगा तो, बट अभी तुमको इस पे नजर रखना है कि इसका बेसिसिटी 2 होता है और इसका बेसिसिटी 1 होता है। अब देखते हैं हम एन फैक्टर क्या है। तो अगर इन एसिड्स की बात करें तो इनका जो एन फैक्टर होगा, ध्यान देना हम एसिड का एन फैक्टर की बात कर रहे हैं, मतलब कोई कंपाउंड अगर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तब उसका एन फैक्टर क्या होगा, हम इसकी बात कर रहे हैं। मतलब ये कंपाउंड अगर एसिड की तरह बिहेव किया, अब तुम बोलोगे एसिड की तरह बिहेव करने का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि HCl एसिड की तरह बिहेव ना करके ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर ले। हालांकि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कभी नहीं करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही बिहेव कर सकता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें जो क्लोरीन है अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशनल स्टेट में है। बट उतना हम अभी ये सब पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, हम बोल ये रहे हैं कि अगर कोई कंपाउंड इसमें से जो भी है वो एसिड की तरह बिहेव किया तब क्या होगा एन फैक्टर, हम ये बता रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि इसमें से कोई कंपाउंड हो जो किसी रिएक्शन में हो बट वहां पे ये एसिड की तरह बिहेव नहीं कर रहा हो, ये ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अगर यही कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव किया तो वहां पे एन फैक्टर निकालने का अलग तरीका होगा जो हम पढ़ेंगे आगे रेडॉक्स रिएक्शन वाले सेक्शन में। ठीक है, तो जो एन फैक्टर होता है, बेसिसिटी होता है, जनरली बेसिसिटी ही एन फैक्टर होता है। अगर एसिड की तरह बिहेव किया कंपाउंड तो मतलब HCl का एन फैक्टर 1 होगा, HBr का एन फैक्टर 1 होगा, HNO3 का एन फैक्टर 1 होगा, HNO2 का एन फैक्टर 1 होगा, बट H2SO4 का एन फैक्टर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। H2SO3 का एन फैक्टर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। H3PO4 का एन फैक्टर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। H3PO3 का एन फैक्टर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। H3PO2 का एन फैक्टर 1 होगा। क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि जहां बेसिसिटी 1 है वहां एन फैक्टर 1 ही होता है, लेकिन बेसिसिटी अगर 2 है तो एन फैक्टर 1 और 2 दोनों हो सकता है। बेसिसिटी अगर 3 है तो एन फैक्टर 1 एंड 2 एंड 3 ये तीनों में से कोई हो सकता है। बेसिसिटी अगर 2 है तो एन फैक्टर 1 और 2 में से कोई हो सकता है। हमें पता कैसे चलेगा कि कौन होगा एन फैक्टर, जहां पे एन फैक्टर 1 2 3 तीनों हो सकता है या 1 2 दोनों हो सकता है। यह डिपेंड करेगा रिएक्शन पे। जब तक रिएक्शन नहीं दिया रहेगा तब तक एन फैक्टर नहीं बता पाओगे। मतलब H2SO4 का एन फैक्टर
कोई पूछे तो 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। वो रिएक्शन लिख के अगर दे देगा तब हम बता देंगे कि उस रिएक्शन के लिए H2SO4 का एन फैक्टर 1 होगा या 2 होगा। बिना रिएक्शन दिए एन फैक्टर नहीं बताया जा सकता जनरली। अब यहां पे क्यों हमने रिएक्शन देने की बात नहीं किया, क्योंकि ये अगर एसिड की तरह बिहेव करता है तो एक ही तरीका है इसका रिएक्ट करने का, अपना H+ रिलीज करेगा बस। एसिड की तरह ये एक ही तरह से रिएक्ट कर सकता है, एसिड की तरह ये एक ही तरह से रिएक्ट कर सकता है, एसिड की तरह ये एक ही तरह से रिएक्ट कर सकता है। बट ये एसिड की तरह रिएक्ट करेगा तब भी 2 तरीका हो सकता है। ये एसिड की तरह रिएक्ट करेगा तब भी 2 तरीका हो सकता है। ये एसिड की तरह रिएक्ट करेगा तब भी 3 तरीका हो सकता है। तो किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा एन फैक्टर्स। बट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है इसका क्या मतलब है वो देखेंगे अभी हम। ठीक है, तो इसको हटा रहे हैं। एक और एग्जांपल हमने लिखा था, एक था ऑक्जेलिक एसिड। हाँ, और भी 1-2 पर जगह तो है नहीं, बट कोई बात नहीं, हम ऊपर वाले को मिटा के लिस्ट में कुछ और डालते हैं। इसको मिटाते हैं और लिस्ट में कुछ और डालते हैं। जैसे देखो कुछ अच्छा एग्जाम्पल हमने नोट किया है। कार्बोनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, बोरिक एसिड और सोडियम अच्छा देखो, अगर H2CO3 है तो इसका बेसिसिटी होता है 2। इसका स्ट्रक्चर देखोगे अगर तो C डबल बॉन्ड O OH, और सॉरी कार्बोनिक एसिड है ये, तो इसमें ये दोनों हाइड्रोजन है जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये दोनों निकलेगा। इसका मतलब इसका बेसिसिटी 2 होगा और एन फैक्टर क्या होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन। इसके बाद अगर ऑक्जेलिक एसिड की बात करें H2C2O4, तो इसका बेसिसिटी 2 होता है, तो इसका एन फैक्टर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। इसका स्ट्रक्चर अगर देखो ये होता है ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर। ये दोनों हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये दोनों रिप्लेस हो सकता है। इसका मतलब इसका बेसिसिटी होगा 2 और एन फैक्टर 1 और 2 हो सकता है। अगर कहीं पे लिखा हो ये NaHC2O4 और ये एसिड की तरह बिहेव करे, ध्यान देना ये क्या है। अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर देखो क्या है, इसी ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्ट है और कुछ नहीं, Na+C डबल बॉन्ड OH। अब अगर ये कंपाउंड ये वाला है, अगर इस कंपाउंड से H+ ये एसिड की तरह बिहेव किया तो कितना H+ निकल सकता है, यही H+ निकल सकता है ना, और तो H+ है ही नहीं, मतलब इसका एन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब इसका बेसिसिटी की बात नहीं करेंगे क्योंकि बेसिसिटी होता है किसी एसिड का। एक्चुअली ये एसिड नहीं है, सॉल्ट है। एक सॉल्ट है जो एसिड की तरह बिहेव करे, अगर एसिड की तरह बिहेव करे मतलब H+ रिलीज करे, तो एक ही H+ रिलीज हो सकता है। किसी रिएक्शन में ये इसका एक H+ रिलीज हुआ तो मतलब उस रिएक्शन में इसका एन फैक्टर 1 होगा। ठीक है, इसका बेसिसिटी की बात नहीं करेंगे क्योंकि बेसिसिटी एसिड के बारे में बोलते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद अगर एक और एग्जांपल ले लें, एक और एग्जांपल हमने H3BO3, ओके नीचे वाले को हटाते हैं, H3BO3 स्पेशल केस है, इसमें 3 हाइड्रोजन दिखता है। इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे, इसको हटाते हैं, इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे H3BO3 का तो ये होता है। यहां पे 3 हाइड्रोजन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ दिखता जरूर है, बट ये तीनों निकलता नहीं है H+ बन के, न ये निकलता है, न ये निकलता है, न ये निकलता है। इसका एन फैक्टर होता है 1
बट इसका n फैक्टर 1 क्यों होता है और इसका बेसिसिटी भी 1 होता है। इसका बेसिसिटी भी 1 होता है, n फैक्टर भी 1 होता है, जबकि देखने में लगता है कि बेसिसिटी 3 होना चाहिए और n फैक्टर 1, 2 या 3 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इसका बेसिसिटी भी 1 है और इसका n फैक्टर भी 1 है। ठीक है, इसका बेसिसिटी भी 1 है और n फैक्टर भी 1 है। बेसिसिटी 1 हुआ तो n फैक्टर तो 1 हुआ ही, बट समझ नहीं आया सर कि इसका बेसिसिटी कैसे 1 हुआ, ये 1 मोल H प्लस कैसे रिलीज करेगा। अभी के ही लेक्चर में, अभी 5-10 मिनट रुको, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्चुअली ये लुईस एसिड होता है, ये अलग टाइप से होता क्या है, जनरली जब इसको पानी में डालोगे तो 2 मोल H प्लस निकल सकता है मैक्सिमम, बट इसको पानी में डालोगे तो 3 मोल H प्लस नहीं निकलता है। इसके 1 मोल को पानी में डालोगे तो 1 मोल H प्लस ही वाटर में एक्सेस होता है। मतलब 1 मोल इसका दोगे ना तो पानी में पहले जितना मोल H प्लस का था उससे 1 मोल बढ़ जाएगा H प्लस। मतलब ओवरऑल ये बिहेव करेगा कि वाटर में 1 मोल H प्लस को बढ़ा रहा है अगर इसका 1 मोल रहेगा तो। इसका मतलब इसका बेसिसिटी 1 हुआ और इसका मतलब n फैक्टर 1 हुआ। ठीक है, बट ऐसा क्यों होता है वो हम देखेंगे अभी के लेक्चर में ही। बोर्ड को हम साफ करेंगे। ओ, हमने टाइमर नहीं चलाया। चलो कोई बात नहीं। टाइम कितना हुआ है, 1 मिनट मेरे को देख लेने दो। चलो, हमने सोचा था सेकंड लेक्चर में खत्म हो जाएगा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, लगता है 1 लेक्चर और लग जाएगा, बट अभी तो चलेगा, अभी तो 20 मिनट ही हुआ है। अब जरा देखो, कोई रिएक्शन HCl का रिएक्शन करा दें हम NaOH के साथ, एसिड बेस रिएक्शन है। सिंपली क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। अगर इसमें इस एसिड का n फैक्टर पूछा जाए, हम एसिड का n फैक्टर देख रहे हैं कि एसिड का n फैक्टर क्या होगा, तो इसका n फैक्टर देखा जाए तो इसका n फैक्टर क्या होगा 1, क्योंकि ये कितना H प्लस को निकाल रहा है, इसका एक ही H प्लस निकल रहा है ना, Cl माइनस बन रहा है देखो, तो इसका n फैक्टर 1। अब जरा गौर करो, अगर हम लेते हैं HNO3 का रिएक्शन करा देते हैं NaOH के साथ, क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट प्लस H2O। क्या होगा इसका n फैक्टर 1। बट और ये किसी और तरह से रिएक्शन भी नहीं कर सकता है। अगर ये एसिड की तरह बिहेव करना है तो यही एक तरीका है NaOH के साथ इसका रिएक्शन का। बट अगर हम कार्बोनिक एसिड की बात करें H2CO3 और इसका रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, तो देखो इसका बेसिसिटी 2 है और इसका n फैक्टर 2 हो सकता है या 1 हो सकता है। बट क्यों, जरा देखना, ये NaOH से 2 टाइप से रिएक्शन कर सकता है। एक तो रिएक्शन किया NaHCO3 प्लस H2O, मतलब इसका एक ही, इसका OH माइनस यहां से H प्लस निकालेगा, H2O बन गया और ये बन गया Na प्लस और ये हो गया HCO3 माइनस, Na प्लस HCO3 माइनस। एक तो इस तरह का रिएक्शन हो सकता है। एक रिएक्शन हो सकता है H2CO3 NaOH के साथ जब रिएक्शन करे तो यहां जो 2 OH माइनस है, NaOH का 2 मोल रहेगा, 2 OH माइनस यहां से 2 H प्लस निकाल ले तो बन जाएगा 2, क्या बनेगा देखो इधर 2H2O बनेगा। मतलब इसमें एक ही H प्लस निकला और इसमें दोनों H प्लस निकल जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, कार्बोनेट आयन बन जाएगा और 2Na प्लस क्या हो जाएगा Na2CO3। मतलब इसमें ये एसिड की तरह बिहेव किया है और एक ही H प्लस निकाला है। इस रिएक्शन में ये एसिड की तरह बिहेव किया है बट दोनों H प्लस निकाल दिया है।
जितना H प्लस निकलता है एसिड की तरह बिहेव करने पे वही होता है इन फैक्टर, और मैक्सिमम जितना निकल सकता है वो होता है बेसिसिटी। तो इस कार्बोनिक एसिड का बेसिसिटी 2 होगा, बट इन फैक्टर इस रिएक्शन के लिए देखें अगर इस कार्बोनिक एसिड का इन फैक्टर तो 1 होगा, इस रिएक्शन के लिए अगर कार्बोनिक एसिड का इन फैक्टर देखें तो 2 होगा। मतलब कार्बोनिक एसिड ही है, बस उसका इन फैक्टर किसी रिएक्शन में 1 है, किसी रिएक्शन में 2 है, डिपेंडिंग ऑन वो एक H प्लस रिलीज कर रहा है या 2 H प्लस रिलीज कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर तुमसे कोई पूछे कार्बोनिक एसिड का इन फैक्टर बताओ तो तुम ये मत बोलना कि 2 होगा, तुम बोलोगे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलें तो ले लेते हैं फास्फोरिक एसिड को। सल्फ्यूरिक एसिड में भी यही 2 केस आएगा, सल्फ्यूरस एसिड में भी यही 2 केस आएगा। ठीक है, नाइट्रस एसिड में ये वाला केस आएगा। अब आते हैं H3PO4 पे। अगर हम बात करें H3PO4, इसका रिएक्शन करा दें किसके साथ, NaOH के साथ। यहां पे रिएक्शन 3 टाइप से हो सकता है, यहां पे तीनों हाइड्रोजन है जो रिप्लेस हो सकता है। एक बार NaOH का 1 मोल को H3PO4 के 1 मोल के साथ रिएक्शन कराए और बन गया NaH2PO4 प्लस H2O, मतलब इसका एक ही H प्लस रिलीज हुआ। अगले बार H3PO4 का रिएक्शन हम करा रहे हैं NaOH के साथ, बट इस बार NaOH ज्यादा ले लिए हैं तो इसका दोनों H प्लस निकलेगा और इधर बनेगा Na2, 2 H प्लस यहां से और 2 OH माइनस यहां से, 2 मोल वाटर बन जाएगा, 2 मोल वाटर बन जाएगा, और 2 Na प्लस एंड HPO4 माइनस 2, तो ये मिलके बन जाएगा HPO4 माइनस 2, और इस पे इनफैक्ट HPO4 माइनस 2 होगा ना, HPO4 माइनस 2 और यहां से 2 Na प्लस, ये दोनों मिलके ये बन गया। तो ये 2 तरह से तो रिएक्शन हुआ। तीसरे टाइप से क्या रिएक्शन हो सकता है कि इसका तीसरा H भी निकल जाए, तो वैसे केस में रिएक्शन होगा H3PO4 प्लस 3NaOH gives out Na3PO4 प्लस 3H2O। H3PO4 का बेसिसिटी 3 है, ये एक H प्लस भी रिलीज कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, बेसिसिटी 3 है। बस इसका एन फैक्टर केवल इस रिएक्शन में एन फैक्टर H3PO4 का 3 है, इस रिएक्शन में एन फैक्टर H3PO4 का 2 है, इस रिएक्शन में एन फैक्टर H3PO4 का 1 है। ठीक है, सॉरी। अब देखो H3PO4 का ही 3 एन फैक्टर हो सकता है, जबकि बेसिसिटी 3 होता है और एन फैक्टर 1, 2, 3 में से कोई भी हो सकता है। मतलब बेसिसिटी हमेशा एन फैक्टर के बराबर हो जरूरी नहीं है, बट एसिड के केस में एन फैक्टर का वैल्यू या तो बेसिसिटी के बराबर होगा या उससे कम होगा। इसके बाद एक एग्जाम्पल हमने लिया था, देखो ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4, इसका अगर NaOH के साथ रिएक्शन कराए तो इसका जो 2 H प्लस है दोनों रिप्लेसेबल होता है, दोनों ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है। बट एक बार जब NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हम बना रहे हैं NaHC2O4 प्लस H2O, और अगले बार जब इसका रिएक्शन करा रहे हैं NaOH के साथ H2C2O4 प्लस NaOH, और ये बन रहा है, ऑफ कोर्स इसका 2 मोल लेना पड़ेगा, तो Na2C2O4 प्लस 2H2O। ठीक है,
इस रिएक्शन के लिए इसका एक ही H प्लस निकला है, देखो ना H2C2O4 है ना, यहां पे C2O4 है, तो एक ही H प्लस निकला है, तो इसका n फैक्टर क्या हुआ 1। इसका दोनों H प्लस निकल गया है, देखो इसका n फैक्टर क्या होगा 2, मतलब बेसिसिटी ऑक्जेलिक एसिड का 2 होता है, n फैक्टर 1 या 2 हो सकता है डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन। इसके बाद एक और रिएक्शन लिखते हैं, C2O4, रुको जगह नहीं है, ऊपर लिखते हैं इसको। देखो अगर कहीं रिएक्शन हो NaHC2O4, इसका रिएक्शन NaOH के साथ कराना है, ये बेस है। अब रिएक्शन कैसे हो रहा है वो देखो, Na2C2O4 प्लस H2O। अब देखो OH माइनस H प्लस, H2O बन के निकल गया, Na प्लस और देखो ये H प्लस और ये OH माइनस, H2O बन के निकल गया। यहां क्या बच गया, Na प्लस बच गया, C2O4 माइनस 2 बच गया। यहां क्या बच गया, Na प्लस, ये दोनों मिलके Na2C2O4 बन गया। तो इस रिएक्शन में जरा बताओ ये क्या चीज की तरह बिहेव किया है, एसिड की तरह। ये क्या चीज की तरह बिहेव किया है, बेस की तरह। तो इसका n फैक्टर क्या होगा, ये जितना भी H प्लस निकाला है वही इसका n फैक्टर होगा, तो इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा 1। इस रिएक्शन में इसका n फैक्टर 1 है। जैसे देखो इस रिएक्शन में इसका n फैक्टर 1, इस रिएक्शन में इसका n फैक्टर 2 और इस रिएक्शन में इसका n फैक्टर 1। जरा ध्यान देना, ये ऑक्जेलिक एसिड है और ये एसिड की तरह बिहेव किया है, तब n फैक्टर बनाया है, तब n फैक्टर बनाया है 2 आया है। अगर यही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो वहां पे इसका n फैक्टर कुछ और हो जाएगा। क्या होगा हम देखेंगे आगे इस सेक्शन में, ध्यान देना। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करना मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, इसमें किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। अगर किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता ना तो फिर हम n फैक्टर रेडॉक्स का स्पेशल मेथड पढ़ेंगे, उससे हम निकालते। अभी ये सब नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन है और एसिड बेस रिएक्शन में इस तरह से निकालेंगे n फैक्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, H3BO3। अगर हम बात करें, ये थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, अभी नहीं पढ़े हो केमिकल बॉन्डिंग वगैरह, इसलिए H3BO3, इसका 1 मोल को अगर पानी में डालते हो, देखो पानी में H प्लस, पानी जो होता है ना प्योर वाटर, उसमें H प्लस भी होता है और OH माइनस भी होता है, बट जितना H प्लस होता है उतना ही OH माइनस होता है, इसलिए वाटर न्यूट्रल होता है। बट वाटर में जब कोई एसिड डालते हैं ना तो उसमें H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है विथ रिस्पेक्ट टू OH माइनस, जिसके वजह से सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है। तो अगर 1 मोल कोई एसिड डाले पानी में और उसमें 1 मोल H प्लस बढ़ गया, इसका मतलब उस एसिड का बेसिसिटी 1 है। और अगर किसी एसिड को पानी में डालने पे 2 मोल H प्लस, 1 मोल एसिड को पानी में डालने पे 2 मोल H प्लस बढ़ गया, मतलब एसिड का बेसिसिटी 2 है। अगर किसी एसिड के 1 मोल को पानी में डालने पे 3 मोल H प्लस बढ़ गया, इसका मतलब उस एसिड का बेसिसिटी 3 है। इसका 1 मोल पानी में डालते हैं ना तो 3 मोल H प्लस नहीं बढ़ता है, 1 ही मोल H प्लस बढ़ता है, इसलिए इसका बेसिसिटी 1 है। क्यों 1 ही मोल H प्लस बढ़ता है वो जरा देखो। जनरली क्या होता है, आर्हेनियस एसिड के केस में H प्लस निकल जाता है एसिड वाला ही। आर्हेनियस एसिड पढ़े होगा 9th-10th में, ऐसे हम आयनिक इक्विलिब्रियम में डिटेल पढ़ेंगे। बट एक लुईस एसिड होता है, उसमें क्या होता है वो जरा देखो। या लुईस एसिड समझ नहीं आया कोई बात नहीं, देखो इसमें होता क्या है। बोरिक एसिड, इसको बोरिक एसिड बोलते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा बोर तो नहीं करता, बट नाम है तो क्या करोगे, ऐसे ही मजाक कर रहा था मैं। इसको जब पानी में डालते हैं तो वाटर का लोन पेयर और इसके खाली ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड बनता है,
ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं इसको। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तुम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के हेड पे निगेटिव और टेल पे पॉजिटिव। जो लोग नहीं पढ़ा होगा पहले से, कोई बात नहीं, केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। हाइयर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, आगे पढ़ोगे, जिसके वजह से क्या होता है, ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। यहाँ पे 2 मोल था ना, 2 लोन पेयर था ना, 1 लोन पेयर अभी भी है। ये इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन तो ले ही लिया, हाइड्रोजन वाला भी ले लिया। देखो क्या हो जाएगा, बी OH 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 और ये H प्लस बन के निकल गया, प्लस H प्लस। अब देखो इसका 1 मोल जब लेंगे ना तो 1 ही मोल H प्लस रिलीज होगा, इसलिए बोलते हैं इसका बेसिसिटी 1 है, और बेसिसिटी 1 है तो एन फैक्टर भी 1 हुआ अगर ये एसिड की तरह बिहेव किया तो, ठीक है। इसका जो ये दिखाने वाला H प्लस है, दिखाने वाला H है, ये नहीं निकलता है, इनफैक्ट वाटर से OH माइनस खींच लेता है ये, जिसके वजह से वाटर का H प्लस निकल जाता है, जिसके वजह से सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जितना मोल H3BO3 लोगे उतना ही मोल H प्लस बढ़ जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। तो H3BO3 बेसिकली मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है। और जो एसिड अपना ही H प्लस रिलीज करता है उसको बोलते हैं आर्हेनियस एसिड। हालांकि आर्हेनियस एसिड का कुछ और भी है, बट अभी 1 मिनट रुक जाओ। इनफैक्ट एसिड के केस में कई बार तुम देखते होगे कि अपना ही H प्लस रिलीज करता है, बट इस केस में H3BO3 अपना H प्लस रिलीज नहीं कर रहा है, ये वाटर से OH माइनस छीन ले रहा है, जिसके वजह से H प्लस रिलीज हो जा रहा है। बट वजह कुछ भी हो, वाटर में H प्लस बढ़ाना तो एसिड तो ये हुआ, और चूंकि 1 मोल H3BO3 1 मोल H प्लस को बढ़ा रहा है, इसलिए ये मोनोबेसिक एसिड हुआ, ठीक है। और चूंकि मोनोबेसिक एसिड है इसलिए H3BO3 का एन फैक्टर 1 हुआ। अब बढ़ते हैं हम बेस के केस में एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। हालांकि कंक्लूजन ये निकला कि जो एसिड के केस में जो बेसिसिटी होता है या तो वो होगा एन फैक्टर, अगर कोई मोनोबेसिक एसिड है तो एन फैक्टर 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। डाइबेसिक एसिड है तो एन फैक्टर 1 और 2 हो सकता है। ट्राइबेसिक एसिड है, मतलब लिख देते हैं यहां पे, अगर कोई मोनोबेसिक एसिड है तो इसका एन फैक्टर 1 होगा अगर ये एसिड की तरह बिहेव किया है तो। अगर कोई डाइबेसिक एसिड है, डाइबेसिक एसिड मतलब जो 2 H प्लस दे सकता है, उसका एन फैक्टर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अगर कोई ट्राइबेसिक एसिड है तो इसका एन फैक्टर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। इसी तरह कोई टेट्राबेसिक एसिड है तो 1, 2, 3, 4 कोई भी हो सकता है एन फैक्टर, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब बेस की तरफ। बेस के केस में एक टर्म होता है एसिडिटी। जैसे एसिड जितना H प्लस मैक्सिमम निकाल सकता था उसको बोलते थे बेसिसिटी, एसिड का बेसिसिटी। उसी तरह बेस मैक्सिमम जितना OH माइनस रिलीज कर सकता है उसको बोलते हैं बेस का एसिडिटी। जैसे बेस अगर NaOH है तो इसका एसिडिटी क्या होगा, 1 होगा। अगर बेस CaOH2 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें से 2 मोल OH माइनस रिलीज हो सकता है, इसलिए इसका एसिडिटी 2 होगा। अगर बेस है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तो यहां इसके 1 मोल से 3 मोल OH माइनस रिलीज हो सकता है, इसका मतलब इसका एसिडिटी 3 होगा। सिमिलरली जैसा एसिड में था वैसा ही बेस में भी है, जो एन फैक्टर होगा
इसको बोलते हैं मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस एंड ट्राई एसिडिक बेस। इस केस में n फैक्टर 1 होगा, इस केस में n फैक्टर 1 एंड 2 होगा डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन, और इस केस में n फैक्टर 1 2 3 हो सकता है डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन। सिमिलरली अगर जिंक हाइड्रोक्साइड ले लें तो इस केस में इसका बेसिसिटी 2 होगा, क्योंकि मैक्सिमम 2 मोल OH- रिलीज कर सकता है, और इसका जब n फैक्टर होगा 1 हो सकता है एंड 2 हो सकता है, एसिड टाइप से ही, जैसा एसिड में हुआ था वैसा ही। तो ये था बेस का n फैक्टर। अब देखते हैं सॉल्ट का n फैक्टर। अगर कोई सॉल्ट है, सॉल्ट के केस में n फैक्टर क्या होता है? टोटल मोल्स ऑफ केटाइनिक या एनाइनिक चार्ज रिप्लेस्ड इन 1 मोल ऑफ सॉल्ट। ठीक है, कोई सॉल्ट अगर रहे, जैसे एक रिएक्शन लिख देते हैं Na3PO4 प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स आउट NaCl प्लस बेरियम PO4, 3 यहां लिखो और यहां पे 2 लिखो। इस रिएक्शन में इसका n फैक्टर क्या होगा? देखो, मोल ऑफ टोटल मोल्स ऑफ केटायन और एनायन चार्ज रिप्लेस्ड, इसमें से कितना केटाइनिक चार्ज या एनाइनिक चार्ज रिप्लेस्ड हुआ है? सॉल्ट में केटायन पे जो चार्ज होता है, एनायन पे चार्ज होता है, दोनों बराबर होता है। कैसे? देखो, सोडियम पे प्लस चार्ज है, 3 सोडियम है तो +3 चार्ज, फॉस्फेट आयन पे -3 चार्ज होता है, जिससे इसको क्या लिख सकते हो? Na+3 एंड PO4 -3। तो एनायन पे भी 3 निगेटिव चार्ज और टोटल 3 पॉजिटिव चार्ज भी। तो इसमें से कितना पॉजिटिव चार्ज रिप्लेस हुआ है या निगेटिव चार्ज रिप्लेस हुआ है? इनफैक्ट फॉस्फेट के साथ 3 सोडियम प्लस था, 3 पॉजिटिव चार्ज यहां से हट गया है और इसके साथ बेरियम आ गया है। चूंकि 3 पॉजिटिव चार्ज हटा है इसलिए n फैक्टर 3 होगा। अगर निगेटिव चार्ज के सेंस में बात करें तो बताओ, सोडियम के साथ फॉस्फेट था, 3 निगेटिव चार्ज था, ये 3 निगेटिव चार्ज हट गया है और सोडियम के साथ कौन आ गया है? क्लोरीन आ गया है। ठीक है, तो 3 निगेटिव चार्ज हटा। ठीक है, तो n फैक्टर या तो केटायन के चार्ज को बोल दो। देखो, सॉल्ट में हम बताते हैं, सॉल्ट के केस में जनरली केटायन पे जो चार्ज होता है वही n फैक्टर होता है, या एनायन पे जो चार्ज होता है वही n फैक्टर होता है। मैग्नीट्यूड केवल, साइन नहीं लिखना होता है। तो केटायन पे भी +3 चार्ज, एनायन पे भी -3 चार्ज। तो अगर एनायन के सेंस में बात करो तब भी n फैक्टर 3, और केटायन के सेंस में बात करो तब भी n फैक्टर 3। ऐसे हमने बताया जरूर एसिड का n फैक्टर, बेस का n फैक्टर एंड सॉल्ट का n फैक्टर, बट सही मायने में ये तीनों यूज करने का वैसा कुछ जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि n फैक्टर तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए, और इक्विवेलेंट मास निकालते हैं हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालते हैं इनफैक्ट रिएक्शन बेस्ड कैलकुलेशन करने के लिए। और चूंकि एसिड बेस्ड रिएक्शन अगर है तो एसिड बेस्ड रिएक्शन में तो रिएक्शन को बैलेंस करना ही आसान होता है, तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ा देते हैं कि कई बार कोई एसिड देख के उसी का n फैक्टर पूछ ले तो। लेकिन याद रखना, कभी भी तुमसे IIT या नीट डायरेक्ट n फैक्टर नहीं पूछेगा, तुमसे वो कैलकुलेशन, रिएक्शन बेस्ड कैलकुलेशन ही करवाएगा। ठीक है, तो ये था n फैक्टर ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अब बचा है n फैक्टर कैलकुलेशन फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। अब अगर n फैक्टर कैलकुलेशन फॉर रेडॉक्स रिएक्शन हम अभी बताते हैं तो मेरे समझ से टाइम अच्छा खासा लग जाएगा, मतलब 40 मिनट या आधा घंटा तो लग ही जाएगा, तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में यहीं पे रखते हैं n फैक्टर कैलकुलेशन को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रेडॉक्स रिएक्शन में n फैक्टर कैलकुलेशन को लेके। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।